हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे बच्चों? समास। हिंदी पर आज हम लोग पढ़ेंगे समास, जिस पर हर साल लगातार क्वेश्चन आते हैं। चलिए, पढ़ने से पहले एक आपको मोटिवेशन शायरी सुनाते हैं। देखिएगा क्या है। कहा गया है, किसी ने क्या खूब अच्छा लिखा है कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू खुद को बना इस कदर, तू खुद को बना इस कदर, तमन्ना रखें लोग तुझे पाने की। तो आइए आज हम लोग देखेंगे समास। क्या देखेंगे बच्चों? समास। समास में क्या है कि सर्वप्रथम हम देखेंगे समास पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और किस तरीके से बच्चों पढ़ते हैं। ये समास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी पर। हिंदी पर समास जो कक्षा 10 के माध्यम से देखें तो आपका हो गया द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। मेरी बात को समझेंगे, इस तरह हम लोग समास को पढ़ेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि समास इतना इजी भी हो सकता है। देखें, दूसरी चीज, सर्वप्रथम आपको हम अंतिम में, इस वीडियो के अंतिम में बताएंगे कि समास को कैसे पहचानना है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होगी हमारी। कैसी? बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। कैसे? अगर देखें तो समास को पढ़ना इसलिए अनिवार्य है, जैसा कि समझेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं समास। तो हेडिंग पढ़ेगी बच्चों हमारी समास। क्या पढ़ेगी? समास। समास। तो पहला होता है कि समास का अर्थ क्या होता है। तो सभी लोग, समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। ये आपका अर्थ हो गया। क्या हो गया? अर्थ। अगर कोई पूछे कि बताइए समास का अर्थ क्या होता है, तो उसे आप कहेंगे संक्षेप। क्या बातें समझ में आई? अगर आए तो दूसरा चीज जो किसी को आपको पता नहीं होगा, अब बहुत ही हाल में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समास। क्या? समास। समास का विलोम क्या होता है? तो पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा कि समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम होता है व्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला यहां से। समास का अर्थ हो गया संक्षेप, और जो आपका समास का विलोम होता है वो व्यास होता है। आइए पहले देखते हैं समास की परिभाषा। क्या बच्चों? समास की परिभाषा। समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या है? शब्दों को मेल से बने, शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। यानी यहां पर शब्दों का खेल होता है, वर्ण का खेल नहीं होता है। पहली चीज। अब लोग पूछते हैं कि बताइए समास और संधि में क्या अंतर होता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। समास का तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, और संधि का तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। तो अगर समास की परिभाषा पूछे, शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब कभी कभी एक चीज कुछ और पूछता है, तो इस पर हम नोट डाल के लिखेंगे। नोट पर क्या है लिखा हुआ है? जब दो या दो से जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक शब्दों जब दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर
संबंध बताने, परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध, जब दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा समास का अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास की परिभाषा क्या है? ये दर्शाया गया है। अब पूछता है कि इसके भेद, तो इसके कितने भेद होते हैं? इसके 6 भेद होते हैं। क्या चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों? समास को हम लोग इतना गहराई से पढ़ेंगे जो आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी समास के बारे में। आइए देखते हैं आगे की ओर। आगे क्या कह रहा है आपका, समझेंगे मेरी बातों को, चीजें नोट कर लीजिएगा। अब पहले हमारी हेडिंग पड़ेगी द्वंद्व समास। कौन सा बच्चों? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है देखेंगे। द्वंद्व समास में क्या है? द्वंद्व समास में जिस समास में पूर्व पद है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे ऐसे लिखाना चाहिए, प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद, पूर्व का मतलब पहले और उत्तर पद का मतलब बाद में, कहा गया है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। बात समझ में आई? क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। अब बात आती है समास पे, तो इस समास को पहचानने के लिए क्या होगा? इस समास में अधिकतम योजक चिन्ह आता है। क्या आता है? योजक चिन्ह। तो अब ऐसा नहीं कि सारे जितने भी योजक चिन्ह होंगे वो आप सारे द्वंद्व समास होंगे, परंतु इसकी तरीका क्या है? पहला तरीका, नियम इसका समझे तो नियम के माध्यम से देखें तो नियम क्या है? इस समास में अधिकतम योजक चिन्ह आते हैं। इस समास में अधिकतम योजक चिन्ह आते हैं। योजक चिन्ह बच्चों ऐसे बनता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों इससे बनता है कि किस समास में आपस में विलोम होते हैं। किस समास में आपस में विलोम होते हैं? तो देखें तो इसी समास में, तो इसमें क्या लिखेंगे? इस
समास में आपस में विलोम होते हैं। क्या होते हैं? विलोम। जैसे अब आपको दो चीजें और मिलेंगी, दो तीन चीजें आपको इसी समास के अंतर्गत बच्चों क्या मिलेगा, इसी के समास के अंतर्गत बच्चों को एक चीज और आपको देखने को मिलेगी। दूसरी पहली चीज क्या है, आपको योजक चिन्ह तो मिलेगा, साथ में या शब्द भी लिखा मिलेगा। क्या? या भी लिखा मिलेगा, और साथ में इसी के आपको और शब्द भी लिखा मिलेगा और योजक चिन्ह, यानी तीन चीजें आपको लिखी मिलेगी इस समास के अंतर्गत। जैसे आपसे कहा जाए, उदाहरण तौर पर समझे, जैसे उदाहरण तौर पर अगर इसका उदाहरण देखें कैसे, तो उदाहरण देखेंगे, उदाहरण पर क्या है, जैसे कहा जाए माता योजक चिन्ह पिता लगा हुआ है, पूछा जाए कौन सा समास है, तो माता और पिता में द्वंद्व समास होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था योजक चिन्ह, तो पहले तो योजक चिन्ह देखा, परंतु इसी साथ सारे योजक चिन्ह वाले द्वंद्व समास नहीं होते हैं। जैसे कहा जाए रात योजक चिन्ह रात, रात में कौन समास होगा? द्वंद्व समास नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भूल के गलती ना करिएगा। पहली चीज हमने कहा इस समास में आपस में विलोम होते हैं। देखो माता अलग है, पिता अलग है, दोनों का जेंडर क्या है? चेंज है। क्या है? दोनों का जेंडर चेंज है। कहा जाए अन्न और जल, अन्न और जल, अन्न जल, ये लग गया जाके। कहा जाए भाई, इसी को कहा जाए भाई और बहन, है आपस में विलोम। दोनों शब्द आपस में विलोम होने चाहिए। अगर विलोम है तभी बच्चों क्या होगा? ये द्वंद्व समास होगा, अन्यथा द्वंद्व समास बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान से समझेंगे। ये अब ऐसा कोई डाउट ही नहीं रह गया होगा जो आपको द्वंद्व समास, इसी को जैसे देखा जाए आपसे कि कहा जाए आपसे आना, आना या जाना, तो कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। देखो आना अलग और जाना अलग। कह दे आपका इस समास, कह दे आपसे कि बताइए माता और पिता में कौन समास होगा? भैया द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों विलोम है। ठीक है। अगर समास का आपसे विग्रह कराए तो विग्रह कराएगा ही नहीं। अगर कुछ ऐसा कुछ दे कि भाई और बहन, तो इसी को चेंज करना हो लिख सकते हैं भाई और बहन, लिखा है तो भाई या बहन लिख सकते हैं। बात को समझ में आई? आइए, ऐसा कुछ डाउट ही नहीं रह जाएगा इस क्लास में जो आपको समझ में ना आए। आइए देखेंगे हम लोग इस पर द्विगु समास। क्या देखेंगे? द्विगु समास। ये हमारा था द्वंद्व समास, आइए देखेंगे हम लोग द्विगु समास। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासों को लगातार लेते चलते रहेंगे। आइए देखेंगे। अब हमारी दूसरी जो हेडिंग होगी वो हमारी होगी द्विगु समास। कौन सी होगी? द्विगु समास। द्विगु समास बनाएंगे हेडिंग द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। कहा गया जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, उसे द्विगु समास। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल होता है। इसके उदाहरण देखें। जैसे उदाहरण में कहा जाए नवरत्न। अब न से नौ होता है और नौ से एक इसका समास विग्रह कर दें तो क्या लिखेंगे? नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। बात समझ में आई? यानी कि जिस समास में पूर्व पद संख्या, पूर्व मतलब पहला पद नौ से नौ होता है, नौ रत्न,
और नवरत्नों का समूह भैया पर संख्यावाचक मिल रहा है। दूसरा कहा जाए त्रिभुवन। त्रिभुवन क्या होता है? त्रिभुवन में क्या होता है? त्रिभुवन में तीन भवनों का समूह, त्रि से तीन और ती से त्रिभुवों का समूह। तो क्या लिखेंगे? तीन भवनों का समूह, तीन भवनों का समूह। दूसरा कहा जाए आपसे सप्तद्वीप। क्या कहा जाए? सप्तद्वीप। सप्तद्वीप, सप्तद्वीप का है सात द्वीपों का समूह, सात द्वीपों का समूह। बात समझ में आई? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस समास में पहला शब्द संख्यावाची होगा, 9 से रत्न, नि से 3, 7 से 7। मतलब ऐसा जैसे कहा जाए आपसे पंचवटी, तो पंचवटी कहां थी बच्चों? तो पंचवटी लंका में थी। जैसे कहा जाए पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। मतलब पहला शब्द आपका संख्यावाचक होगा, ये द्विगु समास होता है। किसी को डाउट, किसी को 1% भी डाउट नहीं होगा। आइए देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। कौन सा देखेंगे बच्चों? कर्मधारय समास। आइए देखते हैं कर्मधारय समास में क्या है। हेडिंग पड़ेगी बच्चों कर्मधारय समूह। कर्म धारय समास। कर्मधारय समास क्या है? तो कर्मधारय जिस समास में पूर्व पद विशेषण, जिस समास में पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। क्या है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या यहां तक किसी को डाउट नहीं? कह रहा है कि पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष। पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब बाद का पद। आइए इसका जो ट्रिक होगी वो किसके माध्यम से देखेंगे? कह रहा है विशेषता बताने वाले विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। क्या है? विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा समास है कि विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे कर्मधारय समास। आगे इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या होगा? उदाहरण क्या होगा? काली मिर्च। काली मिर्च क्या है? काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। आगे नील कमल, नील कमल है। नील कमल मतलब कुछ दूसरे का अर्थ ही नहीं मिलेगा। इस पर शुद्ध भाषा में कहा जाए कि ऐसा समाज जिस पर कोई अर्थ ही ना मिले कि क्या है,
वो हमारा कौन समास होगा बच्चों? वो आपका कर्मधारय समास होगा। ये लिख के धर लीजिए बच्चों। आइए देखते हैं नीलकमल में क्या है। नीला है जो कमल, कौन सा है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ये ऐसे क्वेश्चन जो लगातार यूपी बोर्ड पूछता है। और पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर में क्या है? पीत, पीत माने क्या होता है? पीला। तो पीला है जो अंबर। क्या किसी को किसी प्रकार की डाउट नहीं हो ही नहीं सकती भैया, इससे इजी है ही नहीं है। मेरी बात को समझे कि कर्मधारय समास में जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये यहां से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। दूसरी चीज पर एक चीज और ध्यान देंगे कि ट्रिक पर, ट्रिक क्या कह रही है? ट्रिक पर कह रही है कि विशेषता बताने वाले को कर्मधारय समास कहते हैं। अब विशेषता बताने वाले को कर्मधारय समास, यहां से कभी कभी एक क्वेश्चन ये बनाता है, यहां से आपको देखा बताइए विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा आपका कर्मधारय समास। इसी पर देखिए एक उदाहरण और पूछा जाता है कि बताइए काली मिर्च में कौन सा समास होगा? तो काली मिर्च में इसका समास विग्रह करेंगे तो काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। नीलकमल में नीला है जो कमल, और पीतांबर में पीला है जिसका अंबर। ये हम लोगों ने कर्मधारय समास पढ़ा। आइए देखते हैं इसके बाद का समास कौन सा है। तो इसके बाद का समास है अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समासों को विस्तार करेंगे। अव्ययी भाव समास क्या कह रहा देखिए। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद अवयव हो, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद अवयव हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो और सही जाएगा, जैसा कि हम लोग देखेंगे। क्या है? अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक पर क्या होगा? ट्रिक की बात करें, प्रत्येक उपसर्ग, उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इससे उपसर्ग की माध्यम से बात करें तो जैसे कहा जाए यथा स्थान, जिस पर यथा लगा होगा वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? स्थान के अनुसार। दूसरा आजीवन, आजीवन, जीवन भर, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। अब इस पर जैसे यथा, आजीवन, प्रतिदिन, बार बार, हाँ अब इस पर चर्चा थोड़ी करेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए बार बार में कौन सा समास होगा तो कौन सा लगाएंगे? अव्ययी भाव समास।
बात समझ में आई? योजक तो लगा है पर वही चीज बार बार रिपीट हो है। कहा जाए जैसे रात रात, क्या कहा जाए? रात रात, तो क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा बच्चों। क्यों कभी ये गलती ना करिएगा कि योजक चिन्ह देखा ठोक दिया सीधा भैया द्वंद्व समास, नहीं, चीजों को देखेंगे और समझेंगे बातों को। और इसके वाचक शब्द में की बात करें तो भरपेट, ये वाचक शब्द यथा, अजीवन, प्रतिवाद, ठीक है, ये सारे इसके वाचक शब्द होते हैं। जैसे कहा जाए दिन दिन, तो दिन दिन में कौन सा समास होगा? तो दिन दिन, जो शब्द बार बार वही रिपीट हो तो अव्ययी भाव समास इसे कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। बात समझ में आई? अब आखिरी समास है जो बचा हुआ है, जो बहुत ही तो बहुव्रीहि समास। कौन सा बच्चों? बहुव्रीहि समास। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समासों को हम लोग देखेंगे, कैसेंगे। आइए देखते हैं बहुव्रीहि समास क्या है। बहुव्रीहि समास क्या है? तो बहुव्रीहि समास में है, तो बहुव्रीहि समास हेडिंग बनाएंगे। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या है बच्चों? देखते हैं बहुव्रीहि समास क्या है। अब बहुव्रीहि समास में, जिस समास में दोनों पदों के माध्य, जिस समास में दोनों पदों दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष मतलब तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहां पर यह समास पर देखेंगे, इस समास की चीजों को समझेंगे और बहुत ही अच्छे से देखेंगे। जैसा कि कहा जाए कि बताइए इसमें कौन सा समास होगा? तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम एक तीसरे की, मतलब दो व्यक्ति की बात ही नहीं की जाए और किसी तीसरे की बात की जाए, अगर किसी तीसरे की बात की जाए तो वो बहुव्रीहि समास होगा। यानी कौन सा होगा? वो बहुव्रीहि समास होगा। जैसे अब इस समास में एक चीज और है, जैसे कहा जाए दशानन, तो दशानन में क्या होगा? दशानन में 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात कौन सा? रावण। यानी यहां पर अर्थ मिलना चाहिए। यदि अर्थ मिल जाएगा तो हमारा बहुव्रीहि समास होगा। ये बात को विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, कहा जाए नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात कौन है? अर्थात शिव जी। शिव जी, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबोदर, कौन सा? लंबोदर। लंबा है उदर, लंबा है उदर, उदर माने पेट होता है। लंबा है उदर जिसका, किसका भैया लंबा पेट है? अर्थात कौन से हैं आपके? गणेश जी। मतलब ऐसा जिसके तीसरे की ओर इंगित किया जाए वो हमारा बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा?
बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अब जैसे कहा जाए आपसे पवन पुत्र, पवन के जो समा यानी पवन के हैं जो पुत्र, पवन माने हवा के जो है पुत्र अर्थात हनुमान जी। त्रिलोचन पूछा जाता है, त्रिलोचन में कौन सा समास होगा? तो त्रिलोचन में तीन है जिसके लोचन, यानी तीन है जिसके लोचन। तो त्रिलोचन का मतलब होता है कि तीन है जिसके लोचन, मतलब आंख, आंख का पर्यायवाची लोचन। तो जिनके तीन है अर्थात कौन से होंगे? शंकर जी होंगे। तो अब चीजें हम लोगों ने समास को खत्म कर लिया था, परंतु हमने कहा था, एक चीज आपको दर्शाया गया था कि समास को हम लोग बिल्कुल ट्रिक से देख लेंगे एक ही लाइन पर। कैसे देखेंगे? देखेंगे कैसे भैया। समास क्या है? पहला है आपका द्वंद्व समास, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यह और दूसरा है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है? संख्यावाचक, संख्यावाचक 1 2 3। बहुब्रीहि समास कोई तीसरा का अर्थ निकलता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास किसी से तुलना करना, किसी से तुलना करना। ये हो गया। हमने कहा था इसको कैसे देखेंगे हम लोग? ट्रिक से। जब भी आपको पहचानने का सबसे सरल तरीका, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होगा या और मिलेगा, समझो योजक जैसे ही मिले वो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। और विलोम होगा, ये तो हमने बता दिया है। द्विगु समास में संख्यावाचक होगा, 1 2 3 दर्शाया गया होगा, ये क्या होगा? आपका द्विगु समास होगा। बहुब्रीहि समास में जिसका तीसरे का अर्थ बताया गया होगा वो आपका क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। कर्मधारय समास में किसी से तुलना करना, वो क्या होगा? आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने समास को बहुत अच्छे से देखा। पहला एक क्वेश्चन कभी कभी और पूछ लेता, देखो मेरे माइंड में आ गया। क्या पूछता है कि बताइए बारहसिंगा में कौन समास होगा? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लगातार पूछने वाला क्वेश्चन। तो बारहसिंगा में बहुत सभी बच्चे कहेंगे कौन समास है? द्विगु समास, परंतु गलत। अब आपको द्विगु समास कहां तक मानना है? खाली 10 तक मानना है। 10 के ऊपर गया तो आपका बहुब्रीहि समास। तो बारहसिंगा में कौन समास होगा? बारहसिंगा में समास होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि एक विशेष पशु की बात की गई है। 12 है जिसके सींग अर्थात बारहसिंगा, एक विशेष पुरुष, एक विशेष पशु की बात की गई है। तो ऐसा कोई कारण ही नहीं रह गया जो समास को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर कुछ आपको चीजें कम समझ में आई हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास हम समाज का एमसीक्यू लेके आएंगे। एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन इसके लेके आएंगे किस किस टाइप के बच्चों बने हुए हैं। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।